Hello everyone. Today we are going to discuss a very interesting topic, that is parturition. It is the expulsion of fully developed fetus from the mother's womb or uterus at the end of gestation. तो जब 9 months या 280 days gestation के या प्रेगनेंसी के पूरे हो जाते हैं तो चाइल्ड बर्थ होता है. So let's study its mechanism. As we know that pregnancy time period is 280 days or 9 months and plus minus 7 days. तो 9 months में थोड़ा बहुत वेरिएशन होता रहता है. कभी बच्चा 8th मंथ के एंड पे भी हो जाता है, तो कभी 9th मंथ पे, तो कभी 10th मंथ पे भी हो जाता है. तो ये जो 9 मंथ्स हैं जनरली यही एक एप्रोप्रिएट टाइम है, बट थोड़ा बहुत अगर ऊपर नीचे है तो उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है. और आज हम डिस्कस करेंगे कि बेबी बर्थ की स्टेजेस क्या होती हैं. तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो यूट्रस का साइज है दैट इज 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 5 सेंटीमीटर वाइड. तो जो यूट्रस का साइज होता है it is 7.5 centimeter long and 5 centimeter wide before the pregnancy. तो जब नॉर्मल कंडीशन होती है, प्रेगनेंसी नहीं होती, तो यूट्रस की जो चौड़ाई है वो केवल 5 सेंटीमीटर है, यानी कि इतनी. तो अप्रोक्सीमेट एक फिंगर जितना चौड़ा और लगभग इतना लेंथ में 7.5 सेंटीमीटर के अराउंड ये रहता है. लेकिन जैसे जैसे अंदर फिटस ग्रो करता जाएगा, यूट्रस जो है वो ऊपर की ओर एब्डोमेन में आता जाएगा. सो यूट्रस फ्रॉम द पेल्विस रीजन विल स्टार्ट शिफ्टिंग अपवर्ड, और ये जो है डायाफ्राम से थोड़ा सा नीचे तक रह जाता है. तो इसीलिए प्रेगनेंसी की लास्ट स्टेज में जो ब्रीदिंग डिफिकल्टी है वो स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि यूट्रस खिसक कर काफी ऊपर आ जाता है. और जब यूट्रस बीच में ऊपर की ओर चलता है तो वो कुछ इंटरनल ऑर्गन्स को जो आगे की तरफ हैं उन्हें आगे खिसका देगा. इसीलिए जो बेली साइज है वो काफी बड़ा दिखाई देने लगता है, और ये बैकबोन को थोड़ा सा पीछे खिसकाता है, जिस वजह से फीमेल्स को बैक में थोड़ा पेन रहता है. तो ये तो बात हुई यूट्रस की और इसके मूवमेंट की. तो जब 9 मंथ्स पूरे हो जाते हैं उसके बाद पार्चुरेशन होगा, और पार्चुरेशन के समय पर क्या क्या इवेंट्स होते हैं, ये किस टाइप का मैकेनिज्म है, तो आइए इसको देखते हैं. तो इट इज अ न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म. तो पार्चुरेशन जो है इट इज अ टाइप ऑफ न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म, जिसमें नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स और साथ साथ एंडोक्राइन सिस्टम के हार्मोन्स दोनों रिस्पॉन्सिबल रहेंगे. तो इसीलिए ये न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है, और इसको अभी हम थोड़ा सा डिटेल में भी डिस्कस करेंगे कि ये न्यूरो एंडोक्राइन कैसे है. तो अब देखिए, इसको अगर हम डिवाइड करें पार्चुरेशन को, सो इट हैज 3 स्टेजेस. नंबर 1 स्टेज इज डायलेशन स्टेज, which may take approx 12 hours. तो डायलेशन स्टेज अप्रॉक्स 12 आवर्स तक जा सकती है या उससे ज्यादा भी, और ये डिपेंड करेगा ऑन दी हॉर्मोन्स. और अब फर्स्ट स्टेज डायलेशन स्टेज के अंदर क्या क्या होता है इस चीज को समझिए. सबसे पहले क्या होगा, जो यूट्रस है इसमें बेबी अब नीचे की तरफ आ चुका है. तो लास्ट स्टेज में प्रेगनेंसी की जो बेबी है वो उल्टा हो जाता है, यानी सिर जो है वो यूट्रस और वेजाइना की तरफ
और पैर ऊपर की तरफ रहते हैं एंड बेबी कीप्स इटसेल्फ फोल्डेड अप। तो यूट्रस में कम स्पेस होने के कारण बच्चा अपने आप को सिकोड़ कर रखता है, कॉन्ट्रैक्ट करके रखता है और बच्चे का सिर टुवर्ड्स दी वेजाइना रहता है। तो अगर किसी बच्चे की लेग्स टुवर्ड्स द वेजाइना है तो वो एक सही सिम्टम नहीं होता है। तो हमेशा बच्चे का जो सिर है वो टुवर्ड्स द वेजाइना रहना चाहिए। और अब क्या होगा, जैसे ही फर्स्ट स्टेज स्टार्ट होगी तो अब इस टाइम पे जो बेबी है उसका वेट भी अच्छा खासा हो चुका है और जो बेबी का वेट है उसकी वजह से अब यहां पर पार्चुरेशन के सिग्नल्स जनरेट होने स्टार्ट होंगे। तो पार्चुरेशन के सिग्नल कैसे स्टार्ट होते हैं, तो जो फिटस है वो रिलीज करता है हार्मोन कॉर्टिसोल। तो फिटस के एड्रीनल ग्लैंड से कॉर्टिसोल और पार्चुरेशन फैक्टर्स रिलीज होने स्टार्ट होंगे। तो बच्चे के एड्रीनल ग्लैंड से निकलेगा कॉर्टिसोल और पार्चुरेशन फैक्टर। ये जो पार्चुरेशन फैक्टर है ये क्या करेगा, इट विल एक्ट ऑन प्लेसेंटा। और जब ये बच्चे ने, इस फिटस ने खुद क्या किया, इसके ग्लैंड से निकला कॉर्टिसोल और वो जाएगा प्लेसेंटा के पास, विच इज अ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। तो बच्चे से निकला कॉर्टिसोल और पार्चुरेशन फैक्टर विच विल गो टुवर्ड्स दी प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा तब क्या करेगा, ये ईस्ट्रोजन हार्मोन के अमाउंट को इंक्रीज कर देगा। तो प्लेसेंटा लार्ज क्वांटिटी में ईस्ट्रोजन रिलीज करेगा और जब प्लेसेंटा ईस्ट्रोजन रिलीज करेगा तो ईस्ट्रोजन दो फंक्शन परफॉर्म करेगा। एक तो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को डिक्रीज करवा देगा और प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, वो मायोमेट्रियम को रिलैक्स रखता है। तो ये जो मसल्स होती हैं, स्मूथ मसल्स की लेयर यूट्रस की विच इज कॉल्ड एज मायोमेट्रियम, इसको प्रोजेस्टेरॉन ने रिलैक्स रखा हुआ था और अब ईस्ट्रोजन ने इसके लेवल को घटा दिया। तो अब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देंगी। तो जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन डिक्रीज होगा, प्रोजेस्टेरॉन के डिक्रीज होते ही इनमें कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगी और उसे हम कहेंगे फिटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। और तो प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को डिक्रीज किया जिस वजह से इनर स्मूथ मसल्स की लेयर रिलैक्स होनी बंद हो जाएगी और वो पिचकने लगेगी, जिसकी वजह से चाइल्ड बर्थ की प्रोसेस स्टार्ट होगी। ये साथ साथ इंड्यूस करता है ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स को। तो यहां मायोमेट्रियम में ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स होते हैं। इन रिसेप्टर्स को भी तैयार करता है प्लेसेंटा से निकलने वाला ईस्ट्रोजन। तो स्टेप नंबर 1 डायलेशन स्टेज है जो 12 आवर्स तक ले सकती है और इस स्टेज में बच्चे ने एक हार्मोन प्रोड्यूस किया कॉर्टिसोल, ये जाएगा प्लेसेंटा के पास और प्लेसेंटा निकालेगी हार्मोन ईस्ट्रोजन जो दो काम करेगा। एक, प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को घटा देगा जिस वजह से ये मायोमेट्रियम मसल्स रिलैक्स नहीं रहेंगी और साथ साथ
ये यहां पर मौजूद ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स को तैयार कर देगा। और जैसे ही ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स तैयार होंगे, उसके बाद स्टार्ट होगी सेकेंड स्टेज। लेकिन अब क्या होगा, इतने काम से ही जो ये लेयर है जिसका नाम है कोरियन एंड एमनियन, तो यहां पर बच्चे के चारों तरफ दो लेयर्स थी, एमनियन और कोरियन, और सर्विक्स के एंड पे लगा हुआ म्यूकस प्लग ये डिसॉल्व हो जाएगा। तो जैसे ही इतना काम होगा, तब बच्चे के चारों तरफ ये मौजूद लेयर जिसका नाम है एमनियन और कोरियन, ये दोनों लेयर्स रप्चर हो जाएंगी, ये म्यूकस प्लग डिसॉल्व हो जाएगा और बच्चे के चारों तरफ मौजूद जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो निकलने लगेगा। तो ये एमनियोटिक फ्लूइड निकलने लगा और इस फ्लूइड का अमाउंट अप्रोक्सीमेट 500 to 1500 ml रहता है। तो बच्चे के चारों तरफ जो लिक्विड है एमनियोटिक फ्लूइड, जिसका अमाउंट इन बिटवीन 500 to 1500 ml रहता है, यानी कि हाफ लीटर से 1.5 लीटर ये फ्लूइड निकलने लगेगा और इस इवेंट को कहेंगे वाटर ब्रेक। तो यहां से अब ये फ्लूइड रिलीज होने लगा, तो फीमेल को अंदाजा हो जाएगा कि अब उसका बेबी बाहर किसी भी समय आ सकता है। तो फर्स्ट स्टेज है डायलेशन स्टेज, जिसको हम लेबर पेन स्टेज भी कहते हैं, और इस टाइम पे 12 आवर्स तक ये जा सकती है। और इसमें बच्चे ने बनाया था कॉर्टिसोल जो गया था प्लेसेंटा पे, प्लेसेंटा ने बनाया था ईस्ट्रोजन जिसने दो काम करे, प्रोजेस्टेरॉन को डिक्रीज कर दिया, जिस वजह से इसका रिलैक्सेशन मायोमेट्रियम का खत्म हो गया और यहां पर मौजूद ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स को एक्टिव कर दिया और एमनियन एंड कोरियन विल ब्रेक। तो ये दो लेयर्स ब्रेक हो जाएंगी एंड वाटर विल स्टार्ट ओजिंग आउट। तो लिक्विड फ्लूइड निकलने लगेगा। तो ये धीरे धीरे कुछ ड्रॉप्स की फॉर्म में लिक्विड निकलने लगता है। तो इस लिक्विड के निकलने से फीमेल को अंदाजा हो जाता है कि अब बेबी जस्ट होने वाला है। और इसके बाद आएगी सेकेंड स्टेज, जिसको हम कहते हैं एक्सपल्शन स्टेज। और इस स्टेज में बेबी बाहर आता है कैसे? अचानक से जब यहां प्लेसेंटा से सिग्नल जाएगा मदर के पिट्यूटरी ग्लैंड पर, तो पिट्यूटरी ग्लैंड ऑक्सीटोसिन लार्ज क्वांटिटी में बनाएगा और ऑक्सीटोसिन इस मायोमेट्रियम को ऊपर से नीचे की ओर और साइड से कंप्रेस करेगी। तो बच्चे का सिर वेजाइना से बाहर आ जाएगा, दैट इज क्राउनिंग ऑफ हेड। तो क्या होगा? एक्सपल्शन स्टेज में मदर के पिट्यूटरी ग्लैंड से, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से लार्ज क्वांटिटी में ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलेगा और वो हार्मोन इन रिसेप्टर्स के पास आकर के इस लेयर को जोर से कंप्रेस करवाएगा। और जब ये लेयर जोर से दबेगी, और ये इसका जो दबने का पैटर्न होता है वो टॉप टू बॉटम होता है। तो जब ये जो रेड कलर से लेयर शो करी है मायोमेट्रियम, ये कंप्रेस करेगी, ये मसल्स कंप्रेस करेंगी, तो बेबी विल बी पुश्ड आउट। तो अब जो है फिटस की
डिलीवरी हो जाएगी। तो यहां पर फिटस की डिलीवरी हो गई। तो सबसे पहले डायलेशन स्टेज, फिर एक्सपल्शन स्टेज। एक्सपल्शन स्टेज में मदर के पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर पार्ट से ऑक्सीटोसिन आएगा, वो जोर से यूट्रस को कंप्रेस करेगा। कंप्रेस करने से इस बेबी का सिर वेजाइना से बाहर आ जाएगा और डॉक्टर उसको पकड़ के निकाल देंगे। और जो अम्बिलिकल कॉर्ड है, जो ये बच्चे की अम्बिलिकल कॉर्ड जा रही है, इस अम्बिलिकल कॉर्ड को कट कर दिया जाएगा। तो अम्बिलिकल बच्चे के बाहर आने के बाद अम्बिलिकल कॉर्ड को कट कर देंगे और बच्चा सांस लेने लगेगा और बच्चा अब फ्री हो चुका है मदर से। तो ये थी सेकेंड स्टेज, एक्सपल्शन स्टेज, विच में टेक 20 मिनट्स टू 1 आवर। तो इसमें 20 मिनट से 1 आवर तक लग जाता है। अगर किसी फीमेल में ऑक्सीटोसिन कम निकल रहा है तो उसको ग्लूकोज में ऑक्सीटोसिन डालकर दिया जा सकता है, तो उससे भी आर्टिफिशियल पेन्स जनरेट करवाई जा सकती हैं। तो सेकेंड स्टेज होती है एक्सपल्शन स्टेज, जो 20 मिनट से 1 आवर लेती है और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन कमिंग फ्रॉम पोस्टीरियर पार्ट ऑफ मदर्स पिट्यूटरी ग्लैंड। और इसी स्टेज में बच्चा बाहर आएगा और जब बच्चा वेजाइना से बाहर आएगा तो उसकी अम्बिलिकल कॉर्ड को कट आउट कर दिया जाएगा। और अब जो लास्ट स्टेज आती है, दैट इज आफ्टर पार्चुरेशन स्टेज, दैट इज कॉल्ड प्लेसेंटल स्टेज। And this stage generally gets complete in 10 to 45 minutes. तो बच्चे के पैदा होने के तुरंत बाद क्या होगा, जो ये प्लेसेंटा है ये मदर से अलग हो जाएगी और बची हुई अम्बिलिकल कॉर्ड भी, क्योंकि पैदा होने के बाद डॉक्टर ने इस अम्बिलिकल कॉर्ड को काट दिया था, तो अब ये अम्बिलिकल कॉर्ड और प्लेसेंटा मदर की बॉडी से अलग हो जाएगी और ये वेजाइना से बाहर खुद आ जाएगी। तो ये काम होगा थर्ड स्टेज, प्लेसेंटल स्टेज के अंदर, एंड इट इज आफ्टर बर्थ स्टेज। तो इन टोटल हमारे पास 3 स्टेजेस रहती हैं पार्चुरेशन की। नंबर 1 डायलेशन स्टेज, जिसमें लेबर पेन या फिटल इजेक्शन रिफ्लेक्स या फर्ग्यूसन रिफ्लेक्स। तो फिटल इजेक्शन रिफ्लेक्स को हम जो है फर्ग्यूसन रिफ्लेक्स भी नाम दे देते हैं। तो फिटल इजेक्शन रिफ्लेक्स स्टार्ट होगा डायलेशन स्टेज में विद द हेल्प ऑफ पार्चुरेशन फैक्टर रिलीज्ड बाय फुली डेवलप्ड फिटस। तो बच्चा अपने बाहर आने के सिग्नल्स खुद देगा और इसी स्टेज में वाटर ब्रेक होगा, एमनियन कोरियन ब्रेक होंगी और वाटर निकलना स्टार्ट हो जाएगा और फीमेल को पता लग जाएगा कि अब बेबी का बर्थ नजदीक है। जो सेकंड स्टेज है वो एक्सपल्शन स्टेज है, जिसमें मदर के पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन निकलेगा, यूट्रस जोर से कंप्रेस होगा और बेबी वेजाइना के जरिए बाहर आएगा और पहले बच्चे का हेड बाहर आएगा, देन रिमेनिंग बॉडी। एंड द थर्ड स्टेज इज प्लेसेंटल स्टेज। बच्चे के पैदा होने के तुरंत बाद अंदर से प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड बाहर आ जाएंगे। This stage is called placental stage and this act is of normal delivery. अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है, लाइक प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम रही या बच्चे को कोई डिजीज है या कोई फीमेल
लेबर पेन के लिए रेडी नहीं हो पा रही है या वेजाइना रिलैक्स नहीं हो पा रहा है, क्योंकि लास्ट स्टेज में ओवरी से रिलैक्सिन हार्मोन निकलता है और ये रिलैक्सिन हार्मोन वेजाइना और सर्विक्स और यहां पर जो लिगामेंट्स होते हैं उनको रिलैक्स करता है। तो ओवरी और प्लेसेंटा से रिलैक्सिन हार्मोन निकलेगा और ये लिगामेंट्स, सर्विक्स और वेजाइना को रिलैक्स करेगा ताकि वो इजीली खुल पाए। और ये जो वाटर भी निकलता है ये भी वेजाइना को सॉफ्ट कर देता है ताकि इजीली बच्चे को बाहर निकाला जा सके। ये वेजाइना को लुब्रिकेट करेगा। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन बच्चे को बाहर करेगा, रिलैक्सिन हार्मोन यहां पर लगे हुए लिगामेंट्स, सर्विक्स और वेजाइना को स्मूथ करेगा, रिलैक्स करेगा ताकि बच्चा इजीली बाहर आ पाए। और जो वाटर रिलीज हो रहा था वो वेजाइना और उसके ऊपर के पाथ को लुब्रिकेट करेगा ताकि इजीली बच्चा बाहर आ सके। तो ये सब काम ड्यूरिंग द पार्चुरेशन होंगे। और अगर लेबर पेन बीच में रुक जाए, कोई प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन आए या बेबी का साइज बहुत लार्ज हो या फीमेल लेबर पेन्स को बर्दाश्त ना कर पा रही हो, तो उन केसेस में जहां कॉम्प्लिकेशन आ जाए वहां सिजेरियन डिलीवरी करी जाएगी। और तब ये जो स्टेजेस हैं ये स्टेजेस भी तब प्रॉपरली नहीं होंगी। बट हमारे कोर्स में एक नॉर्मल रिफ्लेक्स था तो वो आपको मैंने समझा दिया है। और इसको हम न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म क्यों कहते हैं इसको आपको एक बार ब्रीफ में एक्सप्लेन कर देते हैं। तो हमारे पास बेबी के पैदा होने में जो 3 स्टेजेस थी वो हमने डिस्कस कर ली। और अब इसको हम न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म क्यों कहते हैं इस बात को आपको समझना होगा। तो यह है हमारे पास हाइपोथैलेमस ग्लैंड, और हाइपोथैलेमस ग्लैंड विद द हेल्प ऑफ स्टॉक अटैच होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। एंड पिट्यूटरी ग्लैंड हैज 2 पार्ट्स, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। तो देखिएगा हाइपोथैलेमस ग्लैंड बना हुआ होता है न्यूरॉन्स से, और ये न्यूरॉन आकर के ओपन होते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, और अगला हिस्सा ब्लड वेसल्स के जरिए कनेक्टेड होता है। तो हाइपोथैलेमस ग्लैंड न्यूरॉन्स का बना है। तो इस हाइपोथैलेमस ग्लैंड ने ऑक्सीटोसिन को बनाया। तो ऑक्सीटोसिन इज फॉर्म्ड बाय हाइपोथैलेमस एंड दिस ऑक्सीटोसिन इज स्टोर्ड इन पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन का जो स्टोरेज हाउस है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। तो ऑक्सीटोसिन को बना कौन रहा है? न्यूरॉन्स ऑफ हाइपोथैलेमस, और वहां से ये ऑक्सीटोसिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर हो जाता है और फिर यहां से रिलीज होता है। तो ग्लैंड्स के इन्वॉल्वमेंट की वजह से ये मैकेनिज्म एंडोक्राइन है। तो हार्मोन और ग्लैंड की वजह से ये एंडोक्राइन मैकेनिज्म है, और इस मैकेनिज्म में न्यूरॉन्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस वजह से ये न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म बन जाता है। और
ये आपको 1 मार्क का क्वेश्चन अलग से भी आ सकता है कि पार्चुरेशन किस टाइप का मैकेनिज्म है। तो आप कहेंगे न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है, जहां पर न्यूरॉन और हार्मोन या एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन प्रोड्यूस दोनों इन्वॉल्व हो जाते हैं। सो इट इज अ न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म एंड इट इज अ टाइप ऑफ पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, क्योंकि यहां पर लगातार ऑक्सीटोसिन को भेजा जाएगा और ये एक टाइप का पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाए कि एक पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म का एग्जाम्पल दीजिए, तो वो पार्चुरेशन में रिलीज होने वाले हार्मोन ऑक्सीटोसिन का आप एग्जाम्पल वहां पे कोट कर सकते हैं। थैंक यू।